नेता नगरी is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। अगर आपको पता चले कि नेता नगरी के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस शो में स्वागत नहीं, अब तो आप हिस्सा हो गए हैं। नो मोर वेलकम। निखिल, इस बार सौरभ हमने अपने दर्शकों के लिए मतलब एक लिस्ट हमारे पास जमा हो गई है ऐसी चीजों की जो हम बताना चाहते थे कि जो खबरों से बाहर रही, लेकिन उससे आपको तासीर पता चलती है कि जी चल क्या रहा है मार्केट में। बहुत कुछ था। गौतम नवलखा का चश्मा था। जम्मू कश्मीर में एक फोन कॉल था जिसमें एक जज से कहा गया कि आप अमुक व्यक्ति को बेल मत दीजिए। ये आजकल आज के का जो जुडिशियल सर्कल है, जी हाँ, उसमें ये आज की सबसे बड़ी खबर है। बाकायदा जजेस एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं। बुंदेलखंड की बात चल रही थी। खजुराहो दुनिया भर में मशहूर है। छतरपुर में ये हुआ है मध्य प्रदेश के कि एक दलित को सिर्फ इसलिए पीट करके उसकी हत्या कर दी गई है क्योंकि उसने छू लिया था अगड़ों का खाना बस छुआ था। राजस्थान में भी एक दलित व्यक्ति के साथ यही हुआ है। वो घोड़े पे चढ़ गया था क्योंकि उसकी शादी थी, उसका ये गुनाह था। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को एक तरफ रख के जा रहे हैं 9 दिसंबर के दिन में, जिस दिन इंडिया का टॉप ट्रेंड आप जानते हैं क्या था? बार डांसर डे और अंतरराष्ट्रीय बार डांसर दिवस। जी, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं इस बात पे कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं जिस तरह की बातें करते हैं और इन लोगों को बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं दिया जाना चाहिए। और आप दिल टॉप पे जाएंगे तो आपको वो मिथबस्टर ज़रूर मिलेगा जहां आपका ये शुबहा दूर होगा कि सोनिया गांधी कभी बार डांसर रही है नहीं थी। हम उस बहस में नहीं जाएंगे। मैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहता हूं कि क्या ये लोग फ्रिंज हैं। आप इनके अकाउंट्स पर जब जाते हैं सौरभ, तब आप इनकी प्रोफाइल पे जाके आप इनके विचार देख सकते हैं, आप इनकी आइडियोलॉजी देख सकते हैं, आपको इनका पता चलता है कि इनकी पॉलिटिकल लॉयल्टी कहाँ पे है। एक नाम हमारे पास में है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी दिल्ली के तेजिंदर सिंह बग्गा। उनका ट्वीट अभी मैं सुनाता हूँ आपको, स्क्रीन पे भी हम दिखाएंगे। वो कह रहे हैं बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, और वो टैग करते हैं कांग्रेस को। वो क्या कह रहे हैं? उस मतलब बग्गा अगर एक व्यक्ति हैं उस पार्टी में, और मैं इन जनरल मतलब जो इंडियन राइट विंग की एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो नारी के सम्मान में खर्च हुआ जा रहा है ना। आप 3 तलाक का बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या था कि किसी ने हक की बात नहीं कि हम करते हैं, कहीं सम्मान की बात आए, मतलब बिल्कुल कहाँ निकल जाती है बात। और ये एक चीज़ हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमें कितनी खुशी होती है वहाँ पे जब वाइस प्रेसिडेंट यूएस की भारतवंशी बनती हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको कई एमपीज मिलेंगे जो भारतवंशी है, कई पाकिस्तान से भी हैं। हमें कितनी खुशी होती है। हम यहाँ पे एक व्यक्ति को मतलब इतनी नफरत की क्या जरूरत? पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट बिल्कुल जायज़ है, उनकी पार्टी उनकी आइडियोलॉजी से आपको होना चाहिए, पर इस तरह से ट्रोल करना, और ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है, इस पर आपत्ति जरूर ली जानी चाहिए। बिल्कुल। और ये जो स्वघोषित और अपॉइंटेड, सारे स्वघोषित नहीं है, प्रवक्ता हैं, उन्हें राजनीतिक मर्यादाओं का पाठ पढ़ाने की ना तो हमारी कोई मंशा है ना हमारा दायित्व है। लेकिन वो ये याद रखें कि उनकी पार्टी जिन नेताओं की बड़ी बड़ी तस्वीरें अपने होर्डिंग पर लगाती है, उनका सार्वजनिक जीवन में अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति विचार क्या रहा, व्यवहार क्या रहा। ज़्यादा पीछे ना जाएं और याद करें 80 के दशक में जब राजीव गांधी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी को अपने किडनी के इलाज के लिए जब तब अलग अलग संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का हिस्सा बनाकर अमेरिका भेजा जाता था ताकि उन पर वजन ना बढ़े। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गांधी परिवार ने या कांग्रेस ने भाजपा या अटल बिहारी वाजपेयी के लिए किया हो। जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे तब भी इस बात का ख्याल रखते थे कि जो अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक विरोधी हैं उनके साथ आपकी पॉलिटिकल अदावत अलग चीज है, लेकिन व्यक्तिगत हमले ना किए जाए। एंड ऑन द फेस ऑफ इट मैं देख रहा था, अभी पिछले दिनों राहुल गांधी का जन्मदिन था, नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। बिल्कुल ट्वीट तो एक तरफ आपको सरफेस पे ये राजनीतिक शिष्टाचार दिखता है और दूसरी तरफ इस तरह की बातें होती हैं जो कभी सोनिया गांधी के लिए होती हैं, कभी किसी और के लिए, कभी इनके लिए भी होती थी। तो उसमें कोई बैलेंसवाद की जरूरत नहीं। जो चीज गलत है उसको गलत कहा जाएगा, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर मान लीजिए फॉर आर्ग्यूमेंट सेक सोनिया गांधी ने कोई भी बार डांसर है तो क्या दिक्कत है? बार डांसर में क्या समस्या है? मतलब एक पेशा है, कोई नाचता है और नाच के पैसा कमाता है,
तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें मानवीय श्रम की गरिमा कहां चलेगी? पर ये आर्ग्यूमेंट तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने कैटेगराइज कर रखा है। तो हम अलग अलग संतों की पूजा करेंगे, संत कबीर की पूजा करेंगे, संत रविदास की पूजा करेंगे, संत तुलसीदास की पूजा करेंगे, लेकिन हम अलग अलग पेशों को अलग अलग हायरार्की पे रख के देखेंगे। आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहे हैं और हम सोनिया गांधी के जिक्र से इस बात पर आए थे सौरभ। सोनिया गांधी का एक बयान लोकसभा में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी ने मतलब कितनी डिग्निटी के साथ लेकिन कितने सख्त शब्दों में उनसे कहा था कि आप इस भाषा का प्रयोग थोड़ी करेंगे। और जबकि सोनिया गांधी की भी जो भाषा थी वो काफी पार्लियामेंट्री थी, लेकिन उन्होंने काफी सख्त, उनको बिल्कुल और बैकफुट पे आना पड़ा था आना सोनिया पड़ा गांधी था। को। जी तो बिल्कुल, अपने पुरखों से बिल्कुल सीखा जाना चाहिए, दोनों पार्टी सीख सकती हैं। और चूंकि संस्कृत में कही गई बात का वजन ज्यादा होता है, तो इसी बात को संस्कृत में एक सूक्ति के सहारे कह देते हैं, विद्या ददाति विनयम। जो ज्ञान, जो विद्या आपको विनयता नहीं देती, मुझे उसकी उपादेयता पर संशय है। इन्हीं विचारों के साथ शुरू करते हैं इस हफ्ते का नेता नगरी। पहली सुर्खी किसान प्रोटेस्ट से जुड़ी है। एक किस्म का डेडलॉक आ गया है। इस डेडलॉक पर बातचीत करने के लिए और बीजेपी के संसदीय प्रबंधन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ होंगे वरिष्ठ पत्रकार रहे, नॉट सो वरिष्ठ, और फिलहाल एसीजे में यानी कि एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर और मेरे सीनियर रहे विकास पाठक। दूसरा मुद्दा, दूसरी सुर्खी सौरभ राजस्थान से है, जहां पे अभी अभी पंचायत समिति के चुनाव कंक्लूड हुए हैं, उनके नतीजे आके स्थिर हो गए हैं। थोड़े दिन पहले वहां पे नगरीय निकाय के जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि उसने अपना जो बुरा वक्त है वो पार कर लिया है, वो लीड में है, लेकिन इस बार बीजेपी ने दे दी है पटकनी। तो हम वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन से बात करने वाले हैं। हम समझेंगे कि राजस्थान में फिलहाल क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी के अंदर, और इन दोनों का मतलब इन दोनों की जो अदावत है वो कैसे प्ले आउट हो रही है। तीसरी सुर्खी होगी पश्चिम बंगाल से, जहां पर नए सिरे से राजनीतिक हिंसा भी हो रही है और बयानबाजी भी। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कारवां पर पथराव हुआ, बयानबाजी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फिर ममता बनर्जी ने कुछ बोला और अब उनके प्रत्युत्तर में जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, उनके भी बयान आए। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी में हमारा पहला विषय है किसान प्रोटेस्ट, और इस पर जैसे हमने आपको सूचित किया हमारे साथ मौजूद हैं विकास पाठक। बहुत बहुत स्वागत है आपका विकास पाठक जी। विकास जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किसानों का आंदोलन और सरकार का उस पर रवैया, कई लोगों को लगा कि दिस इज द मैक्सिमम सरकार जो बेंड कर सकती है या समझौते कर सकती है, कि एमएसपी पे लिखित देने को राजी हो गए, जो एसडीएम कोर्ट वाला मामला था उस पर राजी हो गए, एपीएमसी के बराबर बाहर की मंडियों में शुल्क लगे, इन सब पे राजी हो गए। कई लोगों ने कहा कि अब किसान संगठनों को भी थोड़ा लचीलापन दिखाना चाहिए। कई लोगों ने कहा कि किसान संगठन में बहुत सारे कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, नॉन बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, तो वो बेंड नहीं करेंगे। तो अलग अलग तरह की राय आ रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब आप इस डेडलॉक का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, डेडलॉक का जो फ्यूचर है, जो मुझे समझ में आता है, अभी जैसे किसानों का रुख सख्त का सख्त ही बना हुआ है। उन्होंने कह दिया है कि हम रिपील चाहते हैं लेजिस्लेशन का, अमेंडमेंट नहीं चाहते। वो लिखित में कहीं एमएसपी का जिक्र आ जाए सरकार की तरफ से, वो भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप इस कानून को खत्म कीजिए। अब इसमें देखिए, अभी सरकार बोल रही है कि कानून नहीं जाएगा। अब किसान जो है, अब ये भी बोलना उन्होंने शुरू किया है कि अब हम रेल रोक देंगे या हम दिल्ली से जयपुर की सड़क रोक देंगे। अब जब एस्केलेशन का मोमेंट आता है तो सरकार के पास दो विकल्प होते हैं, या तो एस्केलेशन हो जाए और आप जबरन उनको पुलिस भेज के हटवाइए जहां क्लैश हो सकता है, या फिर आपको थोड़ा सा और नेगोशिएट करके कहीं ना कहीं उतना लाना पड़ेगा कि वो बात को आपकी समझ सकें। वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है अभी एस्केलेशन का टाइम आ रहा है, और ब्लिंक कौन पहले करता है वो सवाल होगा। सर, एक चीज हम और समझना चाहते हैं, ये कि जो सरकार ने पहले मसौदा लाया था और फिर वो उनको तीनों को कानूनों में ढालते हैं, वो सारी चीजें आप देखते हैं तो आपको एक शब्द बार बार आपके जहन में आता है, फ्री ओपन मार्केट। और अब जब सरकार ने एक तरह का यू टर्न लिया है, कुछ कुछ जगह पे रियायतें दी हैं, तो उसमें भी उन्होंने ये कोशिश की है कि वो ये फ्री मार्केट वाली स्पिरिट को कहीं किसी तरह से बचा ले जाएं।
हम ये समझना चाह रहे हैं कि अगर ये और रियायत की तरफ सरकार बढ़ती है तो सरकार का जो बड़ा प्लान है जिसको वो रिफॉर्म कहती है उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन की तरह है। वो इसी तरह के रिफॉर्म्स लेबर में भी चाहते हैं, इसी तरह के रिफॉर्म्स वो कोल में भी चाहते हैं, वो इसी तरह के रिफॉर्म बाकी जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहां भी करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली चीज जो समझनी होगी वो ये है कि जो केंद्र बिंदु है इस फार्म प्रोटेस्ट का, चाहे संगठन उसमें जो भी हों, जैसे सौरभ ने कहा कम्युनिस्ट संगठन भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं, लेकिन इसके केंद्र में पंजाब और हरियाणा का किसान है। तो पहली चीज ये समझनी पड़ेगी कि पंजाब और हरियाणा यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि पंजाब, हरियाणा और थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, यहाँ पे जो आपका एपीएमसी का जो मार्केटिंग सिस्टम है और एमएसपी पे जो सरकारी प्रोक्योरमेंट होता है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। बाकी राज्यों में वैसा नहीं होता। तो जैसे अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने भी ये ट्वीट किया है कि पंजाब का जो किसान है उसकी एवरेज एनुअल इनकम कितनी है, वो 2 लाख से ऊपर है एवरेज एनुअल, और बिहार के किसान से शायद वो 4-5 गुना है। अब मेन चीज ये है कि आपका जो वीट है, पैडी है और कॉटन है, ये जो 3 चीजें हैं, ये पंजाब का जो किसान है उसको एमएसपी पे सरकार खरीदती है। पंजाब के अंदर जो लाभार्थी एमएसपी सिस्टम के हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे जो सरकारी प्रोक्योरमेंट होता है वो करीब 100% है। तो उस किसान के हिसाब से अगर आप देखिए, उसके पास एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी है, इन द सेंस के उनका गेहूं हुआ, उनका कपास हुआ, उनका ये पैडी हुआ, ये तो खरीदा ही जाएगा। तो एक तरह की एक स्टेबिलिटी, वो वैसा माइंडसेट होता है, आप समझे जैसे सरकारी नौकरी में होता है। भारत में कहते हैं ना कि बहुत लोग सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल और स्टेबिलिटी वाला है। अब उनको जो डर लगता है वो ये है कि जब आप इसको लिबरलाइज सो कॉल्ड कर देंगे, फ्री मार्केट की तरफ ले जाएंगे, तो मार्केट कंडीशंस का फर्क जो है वो पड़ना शुरू हो जाएगा। दूसरा, हम ये भी ना भूलें कि ये भी संभव है कि शुरू में कंपनियां अच्छे दाम दे दें और कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो बात हुई है उसमें, और मान लीजिए 5 साल का किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 5 साल तो ठीक है। अब कई किसानों को और उनके संगठनों को लगता है कि वो जो 5 साल जब खत्म होंगे, मान लीजिए 1 से 5 साल के बीच का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, क्या ये संभव नहीं है कि सरकार बोल रही है एपीएमसी सिस्टम तो रहेगा, उसको हम नहीं खत्म कर रहे, और एमएसपी भी रहेगा, लेकिन एपीएमसी की जो मंडियां हैं, कोई भी चीज, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी चीज को कारगर रूप से चलने के लिए उसका चलते रहना बहुत आवश्यक है। जैसे आपने देखा होगा ना, जेएनयू की खबर आई कि लेबोरेटरी लॉकडाउन के टाइम पे बंद रही तो दीमक खा गया रिसर्च सैंपल्स को। तो होता यह है कि सरकार अपनी तरफ से कह सकती है कि ये जो पुराना सिस्टम है ये तो रहेगा, हम बस और आपको चॉइसेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा किसान उधर जाने शुरू हो गए तो जो अभी का सिस्टम है ये संभव है कि वो डिसयूज में चला जाए, और अगर वो डिसयूज में चला गया तो क्या किसान उस पर वापस लौट। और भारत में हमने देखा है तमाम चीजें, जैसे प्राइवेट स्कूल आए, सरकारी स्कूल तो हुआ करते थे 50-60 के दशक में, तो बड़े बड़े अफसर बने सरकारी स्कूल से पढ़ के। एक बार प्राइवेट सेक्टर आया तो फिर क्या हालत हुई, अब कितने लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं। तो फंक्शनैलिटी के लिए बहुत आवश्यक है कि सिस्टम जो है चले। ये डर है पंजाब और हरियाणा के किसान को ज्यादा कंपेयर टू किसी और राज्य के, क्योंकि बाकी राज्यों के किसान की तो हालत ही खराब है, उसका तो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट भी नहीं होता सरकार से, तो वो तो बिलो एमएसपी बेच देते हैं। लेकिन पंजाब हरियाणा के किसान को लग रहा है कि हमारी जो सिक्योरिटी है ये सिक्योरिटी ना छिन जाए, इसलिए वो अड़े हुए हैं। विकास जी, मेरा जो अगला सवाल है वो बीजेपी से जुड़ा है, और एक्चुअली आई हैव क्लब 3 क्वेश्चंस। पहला सवाल ये है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है ब्रांड नरेंद्र मोदी। अभी पिछले दिनों मैं बिहार में इलेक्शन कवर कर रहा था, तब मैंने देखा कि वो ब्रांड तमाम इफ्स एंड बट्स के बावजूद, तमाम बहसों के बावजूद काफ़ी इंटैक्ट है बिकॉज ऑफ द सोशल वेलफेयर स्कीम एंड द इमेज। लेकिन हमने देखा कि नीट के एग्ज़ाम के दौरान और अलग अलग एसएससी के एग्ज़ाम के दौरान जो ऑनलाइन मूवमेंट चले, बीजेपी को लाइक डिसलाइक का बटन हटाना पड़ा। उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट, तो वो ब्रांड नरेंद्र मोदी इज टेकिंग अ हिट, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं कि ठीक है आपके पास एक स्पष्ट मेजॉरिटी है बट यू ट्राई टू बिल्ड कंसेंसस, उसका अभाव दिखा जिस तरीके से इस ऑर्डिनेंस को जब बिल में तब्दील किया गया, जिस तरीके से राज्यसभा में पास किया गया, और तब नहीं भेजा गया ये सिलेक्ट कमेटी को, या अलग अलग जो सेक्शंस हैं उनकी राय नहीं ली गई, जिन तक अब पहुंचना पड़ रहा है सरकारों को, चाहे वो कृषि मंत्री तोमर हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, कि आप अलग अलग सेक्शंस तक पहुंचे और जो अमेंडमेंट आप अब प्रपोज कर रहे हैं अगर वो तब आप एकोमोडेट कर लेते तो शायद स्थिति इतनी भयावह नहीं होती। और तीसरी चीज़, एक गवर्नमेंट के तौर पे
जब आप एक डेडलॉक में फंसे हैं तो ओवरऑल सरकार पर भी संकट उठता है कि भाई राजधानी है, एक किस्म का लॉकडाउन सा हो रखा है। किसान अगर ये थ्रेटन कर रहे हैं कि हम रेल ब्लॉक कर देंगे, सड़क ब्लॉक कर देंगे, सप्लाई रोक देंगे, तो वो अपने आप में एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाती है। इन तीनों पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए सौरभ, आपने बहुत जो 3 चीजें कही, बहुत सही चीजें कही। होना इसमें ऐसा चाहिए था कि जब ये बिल आ रहा था, इसको प्रेस्टीज इश्यू ना बनाया जाता इन 3 फार्म बिल्स को, और कंसल्टेटिव प्रोसेस पहले कर लेना चाहिए था चुपचाप, बिना इसका कोई बड़ी खबर बने। और बड़ी खबर ये बनती भी नहीं, क्योंकि फार्म बिल्स जो है, बहुत सारे मीडिया का तो कंज्यूमर गांव में है भी नहीं ज्यादा। लेकिन एक बार आपने उसको प्रेस्टीज इश्यू बना दिया, आप एक बात समझें कि ब्रांड मोदी के साथ एक चीज है कि ब्रांड मोदी में ये जो पैराडॉक्स है, ये उसके अंदर इनहेरेंट है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जी। वो ऐसे कि बहुत सारे जो प्रशंसक हैं मोदी जी के, और पूरे भारत में पाए जाते हैं, मतलब ये कह लीजिए शायद दक्षिण भारत में थोड़े कम होंगे, बाकी तो पूरे भारत में पाए जाते हैं। उन प्रशंसकों से आप बात कीजिए कि मोदी जी के बारे में आपको क्या अच्छा लगता है, तो वो बोलते हैं कि ये एक नेता हैं कि जब कुछ ठान लेते हैं तो करके ही छोड़ते हैं। ये ज्यादा उसमें बिलीव नहीं करते कि, है ना, 10 लोगों से बात थोड़ी यहाँ की थोड़ी वहां की, बात को डाइल्यूट कर दिया। और अक्सर क्या होता है, लोग मानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के एकदम ऑपोजिट है नरेंद्र मोदी। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते ही नहीं थे तो ये बिल्कुल मतलब खुल के बोलते हैं। साथ में ये भी माना जाता है कि इनका निर्णय ऐसा होता है, वो उनके अपना जो मोदी जी का पीआर है वो वही है। उन्होंने वैसी छवि प्रोजेक्ट की है कि मुझे कुछ करना होता है तो मैं कर देता हूं, कि अगर मुझे डीमोनेटाइजेशन लगाना है तो मैं 4 घंटे के अंदर लगाऊंगा, अगर लॉकडाउन हुआ तो 4 से 5वां घंटा नहीं मिलेगा। अब ऐसे में क्या है कि वो छवि एक स्ट्रॉन्ग मैन की छवि है। अब उस छवि को बरकरार रखने के लिए भी आपको, अगर आपने कोई एक्ट ला दिया तो आपको अड़े रहना पड़ेगा। अब आप अड़े रहेंगे तो किसान भी अड़ा रहेगा। वापस ले लेते हैं, किसान जीत गया और यहां मोदी जी को झुकना पड़ गया। तो ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड ही ऐसा है कि इस ब्रांड में लोगों को उस तरह का एक कैरेक्टर दिखाई देता है, जैसे हिंदी फिल्मों में कभी कभी राजकुमार थे, बड़े अभिनेता थे, उनका यही कैरेक्टर हुआ करता था। राजकुमार की हर फिल्म में अगर आप देखिए तो वो बस अपनी बात कहेंगे और सुनेंगे किसी की नहीं। अब इसमें जो ब्रांड है, ब्रांड ही ऐसे बना है, स्ट्रॉन्ग मैन का ब्रांड है। अब स्ट्रॉन्ग मैन का जो ब्रांड है, उसमें ज्यादा कंसल्ट कर लिया तो ब्रांड गिर जाएगा। लेकिन अगर आपने बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया तो कभी आप देखेंगे शाहीन बाग हो रहा है, कभी आप देखेंगे यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट चल रहा है, कभी आप देखेंगे किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो ये जो टाइट रोप वॉक है, ये चैलेंज है जो भाजपा के पास बार बार आता रहता है, और अभी भी वही चैलेंज आ रहा है। और उस कारण से ये तो मैं आपकी बिल्कुल बात मान रहा हूं कि पार्लियामेंट को कुछ ऐसा बना देना कि हम कंसल्ट नहीं करेंगे, हमारे पास लोकसभा में मेजोरिटी है। अब पिछले 6-7 साल में तमाम बार हुआ है, कभी आप मनी बिल बना के किसी चीज को ले आएंगे, कभी आप कंसल्ट नहीं करेंगे, कभी जो है प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाएंगे किसी रीजनल पार्टी के द्वारा। तो ये जो चीजें हैं, ये उस ब्रांड इमेज को मजबूत तो करती हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है देश का जो चाहता है कि हमें प्रधानमंत्री ऐसा मिले जैसे कि एक स्कूल में जो प्रिंसिपल का वो होता है कि प्रिंसिपल के आते ही सब लोग कांप गए, सब लोग चुप हो गए। लेकिन उस ब्रांडिंग के साथ दिक्कत ये भी है कि जहां जहां कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, वो कॉन्ट्रडिक्शन भी बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब आप ध्यान कीजिए, यूपीए के टाइम पे लोकपाल से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अगर आज हम देखें, हम दोनों पत्रकार थे उस टाइम पे, लोकपाल पे जिस तरह का सेंटिमेंट बना, जो भी प्रोटेस्ट करने आया उसके जीवन में लोकपाल से क्या फर्क पड़ रहा था? कुछ नहीं पड़ रहा था, फिर भी लोग आए। तो एक ऐसी चीज जो कि आपकी खुद की डिमांड लेजिटिमेट भी नहीं है, उसके ऊपर कांग्रेस ने इस हद तक किया सरकार ने कि भाई कंसल्टेशन की है, पार्लियामेंट का वो बना, मतलब एक स्पेशल सिटिंग बुला दी जिसमें प्रणब मुखर्जी भी थे। तो ये तमाम चीजें की किस चीज पे कि कुछ लोग कह रहे हैं लोकपाल चाहिए। अब यहाँ तो किसान जो बोल रहा है वो अपने हित वाली चीज बोल रहा है, पंजाब और हरियाणा के किसान का स्टेक है उसमें। आप ये मान सकते हैं कि शायद उसको गलतफहमी नहीं हुई है, उसको डर है, ऐसा नहीं होगा, वो भी तो आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो ये जो दोनों सरकारों के बीच के स्टाइल का डिफरेंस है, और इसी स्टाइल ने नरेंद्र मोदी को शायद भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, मुझे लगता है जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के अलावा सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बना दिया है, क्योंकि एक तरह का ब्रांड उनका बना है। लेकिन वो ब्रांड इस कॉन्ट्रडिक्शन में डालता है कि उस ब्रांड में आप ज्यादा एग्री करते, कॉम्प्रोमाइज करते नहीं दिख सकते। तो ये चैलेंज फेस कर रही है भाजपा।
सर एक सवाल हम विपक्ष पे पूछना चाहते हैं। विपक्ष का अभी तक मतलब जो जर्नी रही है वो शुरुआत वहां से होती है आई लव यू बट एज अ फ्रेंड, और वो धीरे 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 बढ़ के आगे जाते हैं। अब जब किसानों के गुट ये कह रहे हैं कि विल टेक इट टू हिंटरलैंड, विल गो टू द स्टेट्स और हम सारी चीज़ें ब्लॉक करेंगे, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो विपक्ष जहां जहां सरकारें चला रहा है वो उसका आगे आके साथ दे। अब इसमें दिक्कत यह है कि हमने पंजाब का हश्र देखा है कि जब वहां पे प्रोटेस्ट हुए तो वहां पे किस तरह चोक किया गया पंजाब को। तो अगर आप दिल्ली बॉम्बे बंद करना चाहते हैं वो रास्ता, तो वहां पे शिवसेना एनसीपी है, हैदराबाद में आपके टीआरएस है, कोलकाता में ममता बनर्जी है। तो क्या स्टेट्स मतलब ये जो बयान देते हैं उसके आगे जाकर के ऑपोजिशन रूल स्टेट्स कोई बड़ा स्टेप ले पाएंगे, पॉलिटिकल विल दिखा पाएंगे? क्योंकि हाँ, आप कुछ प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि उन्होंने देखा है कि इससे क्या नुकसान हो जाता और इसमें दूसरी चीज ये है कि पोस्ट कोविड द काइंड ऑफ इकोनॉमिक हिट वी हैव टेकन, हाँ, तो वो भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो जो व्हील फाइनली घूमना शुरू हुआ है मैन्युफैक्चरिंग का, सप्लाई का, उसको आप रोक दें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं मर जाता है। हाँ, ये चीज मैंने अपने पंजाब दौरे पर हालिया देखी भी कि वहां पे चूंकि अब ये एक ऐसा बहुत ही इमोशनल इशू हो गया है और पंजाबी आइडेंटिटी से जुड़ा इशू भी हो गया है, इसीलिए आप देखिए कि सारे एक्टर्स, सारे एक्टिविस्ट, दे आर कमिंग आउट इन ओपन रिपीटेडली ट्वीटिंग, गिविंग देयर सपोर्ट। मेरे पास ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें किसी की शादी या फंक्शन है और वहाँ गिद्दा हो रहा है, तो उसमें ये प्रोटेस्ट वाली बात उन्होंने एक्सपेक्ट कर ली है और डोनेशन बॉक्सेस रखे हैं कि भाई आप शगन मत दीजिए, इसमें डोनेशन डालिए। तो वो इस लेवल तक चला गया है। लेकिन बाकी राज्यों में क्या इस लेवल तक जाएगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एपीएमसी की खरीद पंजाब और हरियाणा में 95% से ज्यादा है, लेकिन जिन राज्यों में नहीं है वहां पर आप क्या करेंगे? तीसरी चीज, जहां आपके मजबूत किसान संगठन नहीं, क्योंकि इन्होंने तो बाकायदा पंजाबी में अनुवाद किया, उसको ये वाकई गांव पंचायत तक ले गए, लिटरेचर सर्कुलेट करना हो, अवेयरनेस क्रिएट करना हो, अच्छी बुरी गलत सही ये व्याख्या का विषय है। तो सवाल ये है कि ये विपक्ष की जमीन तक कितना पहुंचेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फार्मर्स अपने मंच पे विपक्षियों को नहीं चढ़ने दे रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले विकास पाठक जी लोकपाल का जिक्र किया, उसमें भी उन्होंने बहुत केयरफुली इसको एपॉलिटिकल रखने की कोशिश की थी। कई लोग इस टैक्टिक में एक फॉल्ट लाइन भी खोज लेते हैं कि आप बहुत एपॉलिटिकल रखोगे, विनोबा भावे अपने सारे सुधार एपॉलिटिकल रखते रहे, जेपी लंबे समय तक एपॉलिटिकल रखते रहे, अन्ना हजारे का जितना भी टीवी मूवमेंट या मेजर टीआरपी सेंटर मूवमेंट था उसमें भी ये पॉलिटिकल रहा, तो उससे आपको वो लक्ष्य हासिल नहीं होते। अंततः आपको एक आम आदमी पार्टी, एक जनता पार्टी कुछ बनाना ही पड़ता है, एक जनता दल या भाजपा बनानी ही पड़ती। तो एक ये आर्ग्यूमेंट है। हाउ डू यू सी अपोजिशन इन जनरल और स्पेशली अपोजिशन रूल स्टेट्स में विज़ दिस फार्मर प्रोटेस्ट? देखिए, विपक्ष की जहां तक बात है, मुझे लगता है विपक्ष को भी बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ बोली सौरभ। पंजाब हरियाणा उससे इतने किसान आ रहे हैं, थोड़े वेस्टर्न यूपी से आ रहे हैं, बीकेयू के, तो बड़ी भीड़ लग जाती है। हमें अभी तक ये नहीं पता है कि बहुत सारे राज्य जो हैं देश के, क्या उसमें क्रोध है उतना जितना पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में है। मान लीजिए बहुत ज्यादा क्रोध नहीं हुआ, या जहां पे किसान पहले से ही उसकी हालत खराब है, वो कहीं ये भी सोच सकता है कि थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो फायदा हो जाएगा। तो अभी हम जानते नहीं है कि वो मूड किसानों का पूरे देश में कैसा है। ऐसे में अगर विपक्ष मतलब पूरे बंद के साथ चला गया और बढ़ चढ़ के जाने लग गया, तो क्या काउंटर प्रोडक्टिव कुछ राज्यों में ना हो जाए? वो भी एक खतरा है। दूसरा, जो रीजनल पार्टीज है उन्हें केवल किसान नहीं देखना, किसान तो देखना ही है, पहले उनको ये भी नहीं पता कि जैसे ममता बनर्जी को नहीं मालूम कि बंगाल के किसान का क्या मूड है, अभी तक उनको क्लियरली नहीं मालूम होगा। पंजाब की तरह वहां एकदम मुखर या क्लियर चीज नहीं है, तो उनको नहीं पता होगा। और कल को पता चला बंगाल का किसान ये कहने लगे कि आपने हमारे यहाँ पैक्स या एपीएमसी क्यों नहीं स्टैब्लिश किए, हमारे यहाँ सरकारी खरीद क्यों नहीं हो रही, तो वो उल्टा ममता बनर्जी की सरकार पे आएगा, क्योंकि वो राज्य का विषय हो जाता है फिर। और दूसरा, जो किसान नहीं है, मतलब आधी आबादी भारत के किसान है, लेकिन आधे तो ऐसे भी हैं जो किसान नहीं है। मध्यम वर्ग में पता चला सारे रीजनल पार्टी से लोगों को चिढ़ हो गई, युवाओं में चिढ़ हो गई कि भाई आप लोग तो बस सड़क जाम करते रहते हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष के दलों को ये तमाम चीजें देख के चलनी पड़ेंगी, और उसके अंदर मतलब इतना जरूर कर सकती है कांग्रेस वगैरह के सेंट्रल लेवल पे कुछ करे, रादर देन के स्टेट गवर्नमेंट्स करें। लेकिन एक और भी चीज है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो थोड़ा सा उसका जो सोचने का तरीका है वो ऐसा है कि उसकी एक्टिविटी कंसिस्टेंट नहीं, वो शाहिद आफरीदी है बेसिकली, कि एक इनिंग्स तो बहुत
तगड़ा मतलब 4-6 छक्के पड़ जाएंगे, उसके बाद पता चला 5 इनिंग्स में क्लीन बोल्ड हो गए। तो अब राहुल गांधी जी के साथ ये थोड़ी सी एक दिक्कत है, जैसे लग रहा था कि हाथरस के टाइम पे कि एकाएक वो बहुत एक्टिव हो गए थे, उसके बाद ट्रैक्टर पे पंजाब तमाम जगह हरियाणा चले गए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं है। तो जो कंसिस्टेंसी जब तक आपकी नहीं आएगी तो आपका मतलब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बीच में अगर रुक जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये तो ऐसी लड़ाई है कि पूरा आगे बढ़ना पड़ेगा। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी लॉबी है, पक्ष है, जो बार बार कह रहा है और उनके भी बड़े दमदार तर्क हैं कि भाई आपको एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाने हैं। मेयो के ज़माने में, आज मैं भास्कर की एक रिपोर्ट देख रहा था कि मेयो के ज़माने में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। भास्कर में एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी आएंगे भी वो उसके मामले में बात करने के लिए, राजस्थान के मामले में। तो 211 साल पहले 1879 में किसानों पर पहला अध्ययन हुआ था और तब भी यही बात कही गई थी कि ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा समय दे, किसानों को और दूसरे वोकेशन से जोड़ा जाए, नई नई लेटेस्ट रिसर्च आए। ये तब लॉर्ड लिटन को रिपोर्ट सौंपी गई थी। तब से लेकर अब तक बहुत बदलाव नहीं आया। तो कई समर्थक, जिसमें अशोक गुलाटी जैसे इकोनॉमिस्ट भी, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप रिफॉर्म्स कैसे लेकर आओगे। वो ये तर्क दे रहे हैं कि आपका जो फ्रेश वाटर है वो कितना ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है गेहूं और धान की खेती में। तो आप सिर्फ तात्कालिक फ़ायदा नहीं देखोगे, आप लॉन्ग रन में सोचोगे। एक समय था जब हमें हरित क्रांति की ज़रूरत थी, जब हम खाद्यान्न के मामले में अमेरिका या दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे, और तब हमने ये तरीका अपनाया था। लेकिन अब हमें दूसरी फसलों पर, नकदी फसलों पर शिफ्ट होने की ज़रूरत है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई ये रिफॉर्म्स, तो स्वामीनाथन कमेटी हो या शांता कुमार कमेटी हो या और दूसरी कमेटीज़, ये रिफॉर्म्स कांग्रेस लाना चाहती थी, वो विल पावर नहीं ला पाई, अभी वो विपक्ष में है। भाजपा इस तरह के रिफॉर्म्स ला रही है तो कांग्रेस और दूसरे दल विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी को तो लाने होंगे। चाहे डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो, अरुण शौरी का जिक्र होता है कि साहब कितना विरोध हुआ था। डिसइन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी ज़रूरत है हम सब जानते हैं, लेकिन सब लोग जैसे ही विपक्ष में वो कहते हैं देखो देखो इन्होंने तो ये भी बेच दिया, वो भी बेच दिया। पक्ष में आते हैं तो तर्क आता है कि सरकार का काम कंपनियां चलाना नहीं है। तो इस तरीके के वेरिड आर्ग्यूमेंट आते हैं और कई लोग जो सरकार के इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई आप रिफॉर्म कैसे लाओगे, आप कैसे स्विच करोगे। हालांकि उसके काउंटर में ये तर्क आता है कि यदि आप वाकई चाहते हैं कि किसान अपना एग्री पैटर्न चेंज करे तो आप डंडे के सहारे नहीं कर सकते हैं, इंसेंटिवाइज करके कर सकते हैं। अगर किसान को ये लगने लगता है कि साहब गेहूं और धान से ज़्यादा बेटर एमएसपी तो मुझे फर्ज करिए सोयाबीन पे मिल रहा है, तिलहन पे मिल रहा है या दूसरी रबी खरीफ और जायद की फसलों पे मिल रहा है, तो वो इवेंचुअली शिफ्ट कर देगा। तो ये एक जो विचार है जो बिल के समर्थन में स्टैटिस्टिक्स के माहिर दे रहे हैं या दूसरे इकोनॉमिस्ट दे रहे हैं, आई वॉन्ट योर टेक ऑन दैट। देखिए, सीधी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ करने की आवश्यकता तो है। आज समझ लीजिए कि कृषि पे निर्भर है और खैर वो केवल किसानी नहीं करते, ऐसा भी होता है कि जब खेती का सीजन नहीं होता तो कुछ कुछ और काम भी करते हैं, क्योंकि केवल खेती से बहुत सारे किसानों का काम चलता ही नहीं है। तो आधी आबादी निर्भर है और जीडीपी का अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से 14% के आसपास होगा जो कि कंट्रीब्यूट करती है खेती। मतलब एवरेज पे किसान की जो आमदनी है बहुत कम है और वो भी बड़ी फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा मॉनसून डिपेंडेंस, तमाम तरह की चीजें हैं। तो आपको कुछ करना पड़ेगा, या तो आप उसकी सब्सिडी बढ़ाइए, उसको सब चीज और सस्ते में दीजिए, नहीं तो जो वो बेचता है, जो भी वो प्रोड्यूस करता है, उसके दाम बढ़े। दोनों में से एक चीज है। और सरकार बोल रही है कि चॉइस बढ़ेगी तो दाम बढ़ने के चांस बढ़ जाएंगे, कि अब आप केवल एपीएमसी वाली मंडियों में ही नहीं, आप कहीं भी किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करके भी कुछ उगा सकते हैं, आप किसी को भी बेच सकते हैं। तो वो बोल रही है भाई चॉइसेस बढ़ रही हैं तो इससे इनको फायदा भी होगा। अब ये अनसर्टेन चीज है, क्योंकि ये भी संभव है कि चॉइसेस बढ़ के फायदा भी हो किसान को, ये भी संभव है जो कि चॉइसेस शुरू में बढ़ती दिखाई दें और कई लोगों को, स्पेशली लेफ्ट टाइप जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि भाई फाइनली एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं वो धीरे धीरे करके मोनोपोलाइज कर देंगी, इन द सेंस के जो सरकारी जो एपीएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पेरिश कर जाएगा। अब कहना बहुत मुश्किल है इसमें कि दोनों में से कौन सी चीज होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जैसे योगेंद्र यादव ने कहा था, मैं उस बात से थोड़ा सहमत हूं कि खाली अगर ये बिल में ऐसा हो जाता कि मतलब आप प्राइवेट प्लेयर्स को जो पूरा अलाउ कर रहे हैं, आप उनके लिए रूल बना दीजिए कि एमएसपी से नीचे वो खरीद ही नहीं सकते, इलीगल होगा।
उसमें यह संभव है कि कंपनी आए ही ना, कंपनी बोले भैया हम तो कम में खरीदने के लिए आए थे, हम थोड़ी ज्यादा पैसा देने के लिए आए थे, तो मत आने दीजिए। लॉ फैसिलिटेट कर रहा है ना। आफ्टर दैट मार्केट का तो लॉजिक है, मार्केट अपने डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन करता है। और इसके फेवर में एक ये तर्क भी दिया जाता है कि जैसे बिहार का उदाहरण दिया गया कि वहां पर पिछले दशक में ही एपीएमसी खत्म कर दिया गया, तो कितने प्राइवेट प्लेयर्स आए। तो कई लोग कहते हैं इससे अच्छा है कि भाई नीतीश कुमार की सरकार, जब मक्का बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, कोसी के पूर्णिया वाले इलाके में, सब जगह, इधर भागलपुर वाले एरिया में, कि मक्के की, केले की, मखाने की सरकार खरीद करे और इंडस्ट्रीज को बेचे, तो किसानों को भी बढ़िया प्रोक्योरमेंट वो मिल रहा है, दाम मिल रहा है, आप प्रोक्योर कर रहे हो, आप सीधे सीधे उनको बेनिफिट पहुंचा रहे हो। तो उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट तो ये आता ही है, और जो मोनोपोली वाली बात है। पर सवाल ये है कि रिफॉर्म्स फिर शुरू कहां से हों, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। मेरे हिसाब से मतलब सरकार का, देखिए, पहला फ्री मार्केट का लॉजिक ये है, फ्री मार्केट कोई सरकार थोपती नहीं है, वो प्रिंसिपल होता है लाइजे फायर का। सरकार फैसिलिटेट कर देगी और अलग तटस्थ खड़ी हो जाएगी, वो है फ्री मार्केट। फ्री मार्केट का मतलब ये नहीं कि पुलिस भेजी और अब मैं फ्री करके ही छोड़ूंगा तुझे, तो वो फ्री मार्केट नहीं है। तो सरकार क्या कर सकती है कि अगर किसानों को ये डर है, तो आप बाकायदा अमेंड करने का प्रपोजल दीजिए उस कानून को, और आप अमेंड करके कर दीजिए कि भाई कोई भी प्राइवेट प्लेयर अगर एमएसपी से नीचे पे करेगा, और बाकायदा आप कर दीजिए ऑनलाइन पेमेंट होगा, उस पर कंप्लेंट आई तो इलीगल होगा वो काम, दैट विल बी कंसिडर्ड एन ऑफेंस। तो उसमें यह है कि आपने एक फैसिलिटेशन दे दिया कि किसान का भी शायद नुकसान नहीं होगा, अगर मंडियां बैठ भी गई तब भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि एमएसपी फिर एमएसपी होगा जो डिटरमिन करेगा, और उसमें अगर कंपनी नहीं आती तो कंपनी का हेडेक। हाँ, जैसे इन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार ने मेडिकल इक्विपमेंट पे किया कि भाई आप स्टेंट इससे महंगा नहीं बेच सकते हो, तो वही इसमें कह सकते हैं कि इससे सस्ता नहीं कर सकते। निखिल, आप पूछ रहे थे कुछ। सर, हम इसी तरह की चर्चा हम करना भी चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि लोग भी इसी तरह के इन्फॉर्म डिस्कोर्स का हिस्सा बने। लेकिन एक समस्या हमारे देश में बदनसीबी है कि लोग पढ़ते नहीं हैं। एक उसकी वजह यह है कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि पढ़ना क्या है। क्या कुछ रीडिंग सजेशंस आप हमें और हमारे व्यूअर्स को दे सकते हैं, जिससे वो इस मुद्दे की एक बेहतर समझ पैदा कर सकें? देखिए, इस मुद्दे की अगर केवल इन बिल्स की, मतलब इन एक्ट्स की करनी है, तब तो पीआरएस ने काफी अच्छा उस पर काम किया था। पीआरएस की वेबसाइट पे आपको बड़ा डिटेल में मिल जाएगा। और बाकी मेरे ख्याल से अगर समझना है, मतलब इकोनॉमी को एग्रेरियन क्राइसिस को अगर इन जनरल समझना है भारत के कंटेक्स्ट में, देखिए, मैं कहूंगा कि केवल उसको एग्रेरियन मत देखिए, उसको ऐसे देखिए कि ओवरऑल क्योंकि जैसे मैं स्टिग्लिस की किताबों का आपका एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो स्टिग्लिस है, नोबेल लॉरिएट और पहले वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट भी थे, उनकी किताबों में आपको तमाम चीज मिलेगी कि पूरा ग्लोबलाइजेशन कैसे एक्ट करता है, इंक्लूडिंग ऑन एग्रीकल्चर। तो उनकी मतलब 2 पुस्तकें, एक रिसेंटली आई थी और एक पुरानी है, ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट्स, और दूसरी है शायद मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। तो वो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि सब लोगों को पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी तरह लिखी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और वो बाकायदा एक स्वीप देता है जिसमें समझ में आता है कि बाजार जरूरी है, लेकिन बाजार, केवल बाजार पे सब कुछ निर्भर नहीं हो सकता, सरकारों को भी एक्ट करना पड़ेगा। प्रोफेसर, दो वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन मुझे एक टेम्पटेशन है। सबसे पहले मैं व्यूअर्स को बता दूं दैट विकास पाठक हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं, एंड जब हम लोग कैंपस में आए थे, सो ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल जिनका जिक्र होता था कैंपस में। वो मिथ होते हैं ना, अरे वो आदमी तो बहुत पढ़ा लिखा है और बहुत ही कायदे की बातें करता है। एंड मुझे पता नहीं कि इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहिए कि नहीं, बट ही वॉज वन ऑफ द टॉर्चिंग लाइट्स कि यार राइट विंग की तरफ से अगर लेफ्ट के इंटेलेक्ट को कोई आदमी कैंपस में रह के चैलेंज कर रहा है, सो दैट्स विकास पाठक फॉर यू, क्योंकि वो उनसे उनकी जबान में बात कर सकता है, एंड ही इज वेरी वेल रेड। सो दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज फॉर माय व्यूअर्स। मेरा सवाल ये है आखिरी, नरेंद्र मोदी के समर्थक, उसमें से एक चंक ये है जिनकी ये राय है काफी स्पष्ट, और उसके हक में वो दलीलें देते हैं, उदाहरण देते हैं कि जैसे ही कोई एक इमोटिव इशू होता है जो किसी एक आइडेंटिटी के साथ या रीजन के साथ या रिलीजन के साथ जुड़ा होता है, वो न्यूक्लियस का काम करता है, और सारे नरेंद्र मोदी विरोधी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मोदी या बीजेपी से पार नहीं पा पाए, उसके इर्द गिर्द एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और बदला भांजने या सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। वो उदाहरण देते हैं कि देखिए, शाहीन बाग में एक प्रोटेस्ट हुआ,
उसमें फिर बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ गए, उसको बड़ा करने की कोशिश करने लगे। कहा जाता है कि ये किसानों का प्रोटेस्ट था। फिर आपने जैसे हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे कि कोई आके जुड़ जाता है और उसको खालिस्तानियों का प्रोटेस्ट बताने लगता है, नेम कॉलिंग शुरू हो जाती है। कोई कनाडा से पैसा आने की बात करता है, कोई जस्टिन ट्रूडो के बयान का हवाला देता है जो कहीं तो किसी फोरम पे एमएसपी का विरोध करते हैं और भारत का, और किसी फोरम पे किसानों का समर्थन। तो ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट बिल्ड होने लगते हैं कि विपक्षियों से अपने दम पर तो कुछ हुआ नहीं, तो किसी एक एलिमेंट को आगे करके, कभी स्टूडेंट्स को आगे करके, कभी महिलाओं को, कभी किसी और उसको, वो एक मोदी विरोध की छतरी तानने की कोशिश करते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, बात जो है कुछ हद तक मैं ऐसा नहीं कहूंगा बात पूरी तरह गलत है। ये मानना, देखिए, दो तीन चीजें हैं। पहली चीज, विपक्ष जो है उसको पूरा संवैधानिक अधिकार है उसका कि वो आपकी पॉलिसीज पर सवाल उठा सके। दूसरी चीज जो है, बहुत जैसे सीएए के दौरान कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स भी थे जो उस एक्ट से खुश नहीं थे, जिनको लग रहा था कि आर्टिकल 14 का शायद ये वायलेशन है। वो कोर्ट से अभी तक हमें पता नहीं चला कि कोर्ट का उस पर क्या मत है। लेकिन अब सवाल यह है कि पॉलिसीज का विरोध करना हर एक का अधिकार है, लेकिन ये भी मैं मानूंगा कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी की जिस तरह की छवि है, वो उनकी छवि बहुत पोलराइज कर, इन द सेंस के या तो उनके बहुत समर्थक आपको मिलेंगे जो संख्या में ज्यादा हैं, और कुछ संख्या में कम है वो मोदी जी के बहुत विरोधी भी हैं। तो ऐसे में ये बात भी सही है कि कहीं प्रोटेस्ट उठता है तो बहुत सारे लोग जो कि उनकी राजनीति का विरोध करते हैं, उनको लगता है कि कम से कम देखो कहीं कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो भी उनका हर फोरम पे समर्थन करना शुरू करते हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे अगर हुआ तो घूम के आ गए, वहां टहल के आ गए, दो नारे खुद भी लगा दिए। तो वो चीज मतलब सही है, गलत नहीं है, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी का वही एक एस्पेक्ट है कि आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो मोदी जी के बारे में न्यूट्रल हैं, जो बोले कि हाँ मोदी जी हाँ मतलब ठीक है, मतलब बुरे भी नहीं है अच्छे भी नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। ज्यादातर लोग वो बहुत मतलब वो चीज डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लागू होती थी। बड़ा कोई फैन भी नहीं होता था, बहुत नफरत करने वाला भी नहीं होता था, लेकिन इनके साथ वो डिफरेंट है। और अब कोई भी अगर विरोध इनके अगेंस्ट होता है तो लोग जुड़ते हैं उसमें, और हर फोरम पे जुड़ते हैं, और जुड़ना उनका अधिकार भी है। तो ऐसा भी नहीं कि हम उस चीज को गलत कह सकते हैं, लेकिन हाँ, बात पूरी तरह गलत नहीं है। अगर यही मान लीजिए मोदी जी की जगह कोई और राजनाथ जी प्रधानमंत्री होते, गडकरी जी होते, तो आपको उतना नहीं लगता कि मतलब होता किसान का प्रोटेस्ट। पहले भी हमने तमाम जगह भट्टा परसोल वगैरह होते थे, पूरे प्रोटेस्ट होते थे। ऐसा थोड़ी हमने देखा कि भट्टा परसोल में हर आदमी, जिसे कहते हैं मतलब एकदम आदमी किसान नहीं भी हो तो पूरी तरह उसके बारे में कंसर्न है, ओपिनियन रख रहा है, और स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रख रहा है। लेकिन यहाँ पे ओपिनियंस दोनों तरफ बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक जैसे मैंने भी कहा, आपने भी कहा कि समर्थक जो हैं कानून के, उनको अपने लगने लग गया है कि ये खालिस्तान का मूवमेंट है, जो बड़ी अजीब सी बात है भाई। किसान जो खुद किसान है वो तो प्रोटेस्ट कर ही सकता है। और जो विरोधियों को भी बहुत बार लगता है कि जो भी मतलब आप कुछ लोग देखेंगे कि जहां भी विरोध का स्वर उठेगा नरेंद्र मोदी जी की किसी पॉलिसी के अगेंस्ट, तो लोग वहां जुड़ेंगे। तो बात मैं गलत नहीं मानूंगा, बात कुछ हद तक सही है। बाकी एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम दे रहे हैं आंदोलन को। आप किसानों की मांग से सहमत हो सकते हैं, आप किसानों की मांग से असहमत हो सकते हैं, किसानों की मांगें सही हो सकती हैं, किसानों की मांगें जिद का, मिस इन्फॉर्मेशन का परिणाम भी हो सकती हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे देश के, आपके देश के, हमारे देश के किसी भी किसान को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की। क्योंकि हम और आप बंद कमरों में, ये थोड़ी बहुत ही मंची बात लगेगी पर सत्य है, सहूलियत से बहुत सारे हम जब फैसले देते हैं तब मेरे देश के किसान हैं, उसमें पंजाब का समृद्ध किसान भी है, उसमें छोटी जोत का बिहार का किसान भी है, उसमें दक्षिण का किसान भी है, उसमें पूर्वोत्तर का किसान भी है, उसमें बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का किसान भी है जो रेत में खजूर उगा रहा है, उसमें कच्छ का किसान भी है जो अनार उगा रहा है थैंक्स टू ड्रिप टेक्नोलॉजी, कि वो अपने हिस्से की मेहनत नहीं कर रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र में बड़ी सहूलियत हो गई है निखिल, की बाइनरी क्रिएट कर दी जाए। किसान प्रोटेस्ट में भी हुआ, किसानों ने भी वो बाइनरी क्रिएट कर दी, सीधे बताओ यस और नो, हमारे साथ हो कि नहीं। मतलब अगर कोई आपकी कुछ मांगों से सहमत, कुछ मांगों से असहमत है, तो उसको आपने पूरी तरह अनकंफर्टेबल कर दिया, बिल्कुल वो जॉर्ज बुश के ऐलान की तरह कि आइदर यू आर विद अस और विद देम। विकास पाठक, थैंक यू सो मच, आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़े नेता नगरी में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये एक ऐसा विषय है जिस पे घंटों बात हो सकती है, एंड आई मस्ट टेल यू, मुझे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं
नॉन मीडिया वाले, इनफैक्ट आज के नेता नगरी के शूट से पहले कोई मिला, एंड दे आर लाइक कि कौन सही है समझ में नहीं आ रहा है, सो दे आर क्यूरियस, वो अलग अलग चीज़ें पढ़ रहे हैं, हक में और विपक्ष में दलीलें पढ़ रहे हैं, लेकिन एक ओपिनियन फॉर्म नहीं हो रही। इनफैक्ट हमारी आपकी कई बार ललन टॉप शो से पहले बात होती है कि अब कौन कितना अड़ रहा है, कौन कितना सही है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ जो अगर हो जाए, जो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली नहीं होती है, हमारे यहाँ वो सब जो कोल्ड ड्रिंक का बबल होता है ना, कि फिज, ढक्कन खुला बहुत फिज है, लेकिन वो कुछ घंटों के बाद चूंकि कार्बोनेटेड वाटर होता है वो फिज खत्म हो जाता है। आप देखिए सुशांत सिंह राजपूत जब मरे तब मेंटल हेल्थ की बात हुई। मेंटल हेल्थ क्या हमारे स्कूल करिकुलम का हिस्सा है? क्या बहुत सारी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन खुली? क्या हम अपने घरों में इस बात को एनकरेज करते हैं कि मेंटल हेल्थ पर खुल के बात हो, टैबू ना हो? अगर मेरी उंगली कट जाती है, मुझे बुखार आता है, मुझे कहीं कोई तकलीफ है, आई विल इमीडिएटली टॉक अबाउट इट, पर मेंटल हेल्थ के बारे में आप खुल के बात नहीं कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के बाद दूसरे फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट पे बात आई, डेमोक्रेसी पे बात आई, अभी एग्रीकल्चर पे। मैं चाहता हूं कि इसी बहाने इस देश का जो मिडिल क्लास है, जो ओपिनियन मेकर है, जो ओपिनियन प्रोपगेटर है, वो ज़रा खुल के पढ़े तो, समझे तो, कि जैसे एक बात आई कि एमएसपी पे बहस हो रही है। एमएसपी का जो एम है वो मैक्सिमम नहीं मिनिमम है, कि किसान जो फसल उगा रहा है, खाद, पानी, श्रम, बीज, मेहनत, उसे इस पे मिनिमम इतना मिलना चाहिए। मैं सौरभ, जब आप बाइनरी की बात कर रहे थे ना, और उससे पहले आपने जॉर्ज बुश का भी जिक्र किया था, तो जॉर्ज बुश के साथ भी यही एक दिक्कत हो गई थी। उनका एक बयान बड़ा इनफेमस है, एक्सेस ऑफ एविल वाला, कि आप पता नहीं क्या करते अगर आप कुछ काम कर रहे होते, लेकिन आपने ये जो एक आपने जुमला उछाल दिया, उससे आपका नुकसान हो गया। यही बाइनरी वाली चीज़ हम शुरू से देखते हुए आए हैं फार्मर प्रोटेस्ट में पूरा। मतलब ये तो किसानों की तरफ से, अब ये ट्विटर पे उनका भी ट्रेंड चलने लगा है कि किसानों के साथ हो कि नहीं वो, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको मतलब एसेंशियली इसी तरह से उन्होंने अपने तरफ से उन्होंने काम इसी तरह किया है। उन्होंने जिस तरह लेबलिंग करने की कोशिश की है, या जिस तरह से मलाइन करने की कोशिश की, और सिर्फ इस प्रोटेस्ट में नहीं, इन जनरल भी, ये इन जनरल उनका काम करने का तरीका है। दूसरा जो बिल्कुल जो हमको आने वाले 1-2 दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि वो ट्रैक्स को ब्लॉक करने वाली जो बात थी, उसमें मतलब मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि ये बिल्कुल देखना पड़ेगा कि स्टेट्स कितनी हिम्मत करना चाहते हैं, चाहे वो कितने भी स्ट्रांगली वो अलाइन होना चाहते हो फार्मर्स के कॉज के साथ में। क्योंकि जैसे एक महाराष्ट्र, एक मतलब जिसको आप एक आश्चर्य है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे एपीएमसी हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा से कम है, लेकिन वहाँ पे है कोऑपरेटिव का, वहाँ पे कल्चर है, वहाँ पे स्पेशली कुछ फसलें हैं, वहाँ पे प्याज वगैरह, वो पूरी खपत उनकी एपीएमसी में, लेकिन वहाँ पे हमने वैसा बैकलैश नहीं देखा है। तो जब ये चीज़ जो ये कह रहे हैं कि जब ये हिंटरलैंड में जाती है, तो वो तभी देखने को आएगी। और बट आई पर्सनली बिलीव, दो इट मे साउंड वेरी अनपॉपुलर, आई पर्सनली बिलीव कि कुछ कदम किसान संगठन चलें, कुछ कदम सरकार चले। इस स्थिति पे अगर आ गए हम कि रेलवे ब्लॉक हो रही हैं, फिर जाहिर सी बात है सरकार भी अपनी तरफ से कुछ कदम उठाएगी, है ना। वो कितना वो रिलेंट करेंगे, वो स्थिति दोनों ही पक्षों के लिए बहुत खराब होगी, बहुत खराब। आई जेन्युइनली होप एंड प्रे कि कुछ इसका समाधान निकले। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक मतलब क्यों आप उस जिद की वजह मतलब उसकी था लेना चाह रहे थे, जब ये कॉन्वर्सेशन भी चल रहा था कि किसानों की तरफ से मतलब जिसे कहते हैं कोट अनकोट अड़ियल रवैया, है ना, कि आप कुछ भी मानने को तैयार नहीं। अदालत भी अब दे दी है, उन्होंने जो मंडी फीस है वो भी बाहर जगह वो लगाने को तैयार हो गए हैं। कुछ बड़ी रियायतें हैं जो वो बिल्कुल जो मेन मांगे कही जा रही थी शुरुआत में, जो मेन उनके आर्ग्यूमेंट कहे जा रहे थे कि यार आप एपीएमसी के बाहर की मंडियों पे टैक्स नहीं लगा रहे तो कोई क्यों करेगा, या एमएसपी वाली बात जो कभी भी लिखित में नहीं थी, वो बोल रहे हैं कि हम ऑर्डिनेंस के जरिए या एक वो कह रहे हैं के जरिए ले आएंगे। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हम ये गारंटी करते हैं कि नहीं जाएगा, वो एमएसपी नहीं, वो मतलब वो ऐसे खा रहे हैं एक तरफ पर, ठीक है वो कर तो रहे हैं। लेकिन किसान संगठन जो आ गए हैं दिल्ली, वो ये बात जानते हैं कि ये दोबारा नहीं होने वाला है। जो आप ऐसा मोमेंटम दोबारा नहीं बना पाओगे, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि डू और डाई है, मतलब अब जितना मनवा लो। इसीलिए तो वो पराली लेके आए हैं, इसीलिए वो बिजली लेके आए हैं, इसलिए वो पानी, मतलब उनकी जितनी भी सारी मांगे हैं। बात तीन बिल से शुरू हुई थी, पराली और बिजली भी उसमें जोड़ दिया गया। तो इसलिए उन्हें ऐसा, मेरा ये मानना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि दोबारा, क्योंकि ये होने नहीं वाला है इतना बड़ा प्रोटेस्ट किसानों का जो दिल्ली तक पहुंच जाए, और जिसमें आपके जो सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं आपको 3-3 बार बैठकों के लिए बुला रहे हैं, अमित शाह यहाँ से आपको बुलावा आ रहा है, ये होने नहीं वाला है। और शायद इसलिए
ये डेस्परेशन है